यस बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 9 प्रोसेस कॉस्टिंग। और इसके अंदर हमने अभी तक डिस्कस किया था भाई ऑर्गेनाइजेशन को कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे प्रोसेस से होकर के निकलते हैं, तो वहां पर हमें प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करना होता है। इसके अंदर हमने डिस्कस किया था प्रोसेस कॉस्टिंग निकालने के लिए सबसे पहली चीज तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके एग्जांपल्स पढ़े थे, लाइक ऑयल रिफाइनिंग है, पेपर प्रोडक्शन है, फूड एंड ड्रिंक प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में, केमिकल प्रोडक्शन, ये सब कुछ पर क्या होता है बेटा, प्रोसेस कॉस्टिंग एप्लीकेबल होता है। कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकालना है आपको, तो वो कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट इनकर्ड अपॉन एक्सपेक्टेड आउटपुट से हमारी क्या निकल जाती है, कॉस्ट पर यूनिट हमारी निकल जाती है। एक्सपेक्टेड आउटपुट का मतलब हमने पढ़ा था हमारा कितना आउटपुट है, उसमें से इनपुट जो क्या था उसमें से नॉर्मल लॉस ऑफ यूनिट्स को माइनस कर दिया जाता है। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा था नॉर्मल लॉस में भी दो तरह की सिचुएशंस होती है, विदाउट स्क्रैप वैल्यू और विद स्क्रैप वैल्यू। अगर उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी तब तो ठीक है, और अगर स्क्रैप वैल्यू दे रखी है तो उस स्क्रैप वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इनपुट कॉस्ट में से माइनस कर दिया जाता है। और जो नॉर्मल लॉस की यूनिट्स होती है वो यूनिट्स को भी इनपुट यूनिट्स में से माइनस कर दिया जाता है कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करने के लिए। फिर इसके बाद में हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। भाई आपने जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा अगर आपका प्रोडक्शन हो जाता है या उससे अगर कम प्रोडक्शन होता है तो उसको हम एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन कहेंगे। एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की केस में अगर आपको कोई भी स्क्रैप वैल्यू से अगर अमाउंट रियलाइज होता है तो वो जो अमाउंट होगा उस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, उसमें जस्ट रिवर्स कर देंगे। मतलब एबनॉर्मल लॉस के केस में हम अगर स्क्रैप वैल्यू से कुछ पैसा आता है तो उसको क्रेडिट करेंगे, और एबनॉर्मल गेन के केस में अगर स्क्रैप वैल्यू से कुछ पैसा आता है तो उसको डेबिट करेंगे। और एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की जो यूनिट्स होती है उसको किस वैल्यू पर कंसीडर किया जाता है, जो हम नॉर्मल यूनिट्स को, जो अच्छी यूनिट्स को हम जिस रेट पर कंसीडर करते हैं उसी रेट पर हम एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन वाली यूनिट्स को कंसीडर किया जाता है। जिसके बेसिस में मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 4 डिस्कस कर लिया था और इलस्ट्रेशन नंबर 5 हमारा कवर अप हो गया था। तो यहाँ तक के टॉपिक में बेटा बोलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक के टॉपिक में कोई डाउट है? नो नो सर। सर। नहीं है। इसी के बाद में फिर मैंने एक्टिविटी नंबर 1 दिया था, आ गया है या नहीं ये यस बेटा? सर सर, आ गया। आ गया है। एक्टिविटी नंबर 1 के बाद में फिर हम आगे चलें बेटा। जिसको जहां भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। एक्टिविटी नंबर 2 बताना है क्या बेटा? नो सर। नो सर। एक्टिविटी नंबर 3? नो सर। नो सर। तो एक्टिविटी नंबर 1, 2 और 3 हमारा हो गया है। अब इसी के बाद में फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सब्सिक्वेंट प्रोसेस। सब्सिक्वेंट प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा, जब अगर प्रोडक्ट एक प्रोसेस से ना निकल करके एक प्रोसेस से निकला, फिर वापस से दूसरे प्रोसेस में जाएगा, फिर दूसरे प्रोसेस से निकला, फिर थर्ड प्रोसेस में जाएगा, वो कंटिन्यूअसली प्रोसेस पे प्रोसेस फॉलो करता है, तो वहां पर हम उसको कहते हैं सब्सिक्वेंट प्रोसेस। प्रोसेस 1 से निकला, उससे फ्री होकर के फिर वो किस में चला गया, प्रोसेस 2 में, फिर उससे फ्री हुआ, फिर प्रोसेस 3 में। तो प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है वो प्रोसेस 2 का इनपुट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा बेटा? यस सर। इज इट क्लियर? तो वही चीज यहाँ पर हमें बताया, कॉस्ट इन ईच प्रोसेस इंक्लूड द फुल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इनपुट्स फ्रॉम द प्रीवियस प्रोसेस। हर प्रोसेस पे जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें प्रीवियस प्रोसेस तक का जो भी खर्चा हुआ है वो सारा हम इंक्लूड करते हैं, तो ऑब्वियसली इंक्लूड किया जाएगा। भाई जब प्रोसेस 1 से जो आउटपुट निकलेगा वो प्रोसेस 2 में जाएगा तो इनपुट में लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा बेटा वो, क्योंकि वहां तक का आपको ऑलरेडी एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुका है। और बाकी का वही जो प्रोसेस होता है हमारा, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, गेन, और बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है, और कोई चेंज नहीं है। फिर एक वर्ड दिया कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लेबर और ओवरहेड्स को जब दोनों को मिला दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं। इज इट क्लियर? सर हाँ बोलो बेटा। सर ये लेबर और ओवरहेड्स में डिफरेंस क्या हुआ? लेबर और ओवरहेड्स में डिफरेंस ये होता है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मान लो मेरा ये पेन बनाने का काम है। अब पेन बनाने के लिए जैसे मैं बात करूं, आज मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो ये जो मेरा डायरेक्टली जो खर्चा है, मेरा जो खर्चा है, मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं डायरेक्टली आपकी से रिलेटेड काम हो गया, नहीं हो गया मेरा? तो यस सर। मेरी जो कॉस्ट है वो क्या कहलाएगी, लेबर कॉस्ट। पहली चीज क्लियर। यस लेबर के सर। अलावा आपसे रिलेटेड और भी चीजों का खर्चा होता है, नहीं होता? फॉर एग्जांपल जैसे एक तो मैम अपॉइंट किया हुआ है,
एकता मैम क्या कर रखती है, आप लोगों को कोई भी मैसेज वगैरह करना है, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह सेंड करनी है, तो उस पर भी हमारा खर्चा होता है नहीं होता है बेटा? यस सर। तो वो ओवरहेड ऊपरी खर्चे, लेबर जो डायरेक्टली है उसी से रिलेटेड होती है। जैसे मेरी जो सैलरी है, मैं जो भी अमाउंट लेता हूँ, वो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड हो गया नहीं हो गया? यस सर। आगे समझ में? तो सर ओवरहेड्स में हम फैक्ट्री के एग्जांपल के तौर पे कैरेज इनवर्ट्स वगैरह मान सकते हैं। बिल्कुल, जो डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं होते और उसके अलावा जो एक्सपेंसेस होते हैं, उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल, हम अगर मान लो कोई पेन मैन्युफैक्चर करते हैं, तो पेन बनाने के जो लेबर का जो एक्सपेंसेस होगा वो तो हो जाएगा आपका लेबर एक्सपेंसेस, इसमें जो मटेरियल लगा वो आपका मटेरियल एक्सपेंसेस में। और मटेरियल और लेबर के अलावा भी और भी लगता है, जैसे आपने मशीन यूज करी, उस मशीन के अंदर ऑयल डाला गया, उस मशीन यस के सर। अंदर ऑयल डाला गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा? ओवरहेड्स। तो मतलब डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके। देखो अब इसका इलस्ट्रेशन नंबर 6 इसमें क्या बोला है, तो सिंपल सा पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ, सब्सिक्वेंट प्रोसेस के अंदर कुछ और कुछ नहीं दे रखा है, बस वहां पर क्या हो जाता है, एक प्रोसेस की जगह दो प्रोसेस में या तीन प्रोसेस में जाकर के प्रोडक्ट कंप्लीट हो रहा है। तो देखो इसका इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या बोला है, प्रोसेस वन सब्सिक्वेंट प्रोसेस, मतलब प्रोसेस वन की बात है, सेकंड प्रोसेस है द आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस वन। जो आउटपुट आया था प्रोसेस वन से कितना आया था बेटा? 920 यूनिट्स विद द वैल्यू ऑफ 1,10,400, और जिसका कितना वैल्यू था? 1,10,400, फॉर्म्स द इनपुट टू प्रोसेस टू। जो क्या बन गया? इनपुट बन गया किसका? प्रोसेस टू का। इज इट क्लियर? यस सर। आगे बोला हमें नॉर्मल लॉस इन द प्रोसेस टू इज 10% ऑफ द गुड आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस टू। जो गुड आउटपुट होता है उसका 10% क्या हो जाता है? नॉर्मल लॉस हो जाता है क्या बेटा? जो गुड यस सर। आउटपुट होता है उसका, इनपुट का नहीं, गुड आउटपुट का, याद रखिएगा, जो गुड आउटपुट होता है उसका 10% क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। एंड हैज नो स्क्रैप वैल्यू, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। आउटपुट बता दिया, अदर आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस टू इज 900 यूनिट्स, और आउटपुट कितना हुआ है बेटा? 900 यूनिट्स का। इज इट क्लियर? ये आउटपुट बताया उन्होंने, यहाँ पर ये नहीं बोला है तो कि गुड आउटपुट है ना बेटा? यस सर। आगे बोला हमें अदर इनपुट्स बता दिए प्रोसेस टू के अंदर, और क्या क्या इनपुट किया हमने। मटेरियल हमारा लगा है कितना? 20,600 का। और कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या क्या चीज हो गई? लेबर प्लस एंड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स। ये दोनों मिलाकर के लगे कितने? 35,000। अब आगे और क्या बोला हमें, प्रिपेयर द प्रोसेस टू कॉस्ट अकाउंट, आपको प्रोसेस टू कॉस्ट अकाउंट बनाना है, स्क्रैप अकाउंट, एबनॉर्मल गेन एंड लॉस अकाउंट, एंड द कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट। तो बेटा सबसे पहली चीज तो हमने यहाँ पर इनपुट कितना किया था? 920 यूनिट्स का किया था क्या? यस सर। इनपुट किया था मैंने कितना? 920 यूनिट्स का। और उन्होंने बोला था जो आउटपुट आता है उस आउटपुट का 10% हमारा क्या हो जाता है? नॉर्मल लॉस होता है क्या बेटा? लिखा हुआ है गुड आउटपुट का 10% क्या हो जाता है? हमारा लॉस हो जाता है। तो आउटपुट कितना था? 900 यूनिट्स था क्या बेटा? तो मेरा इनपुट तो बस कितना किया था सर मैंने? एक बार रिपीट कर दो। इनपुट मैंने कितना किया था बेटा? 920 यूनिट्स का किया था क्या? यस सर। मेरा आउटपुट कितना हुआ है? 900। 900। इसके अलावा मेरा नॉर्मल लॉस हुआ है क्या बेटा? 10% ऑफ गुड आउटपुट। 900 का 10%, 90 यूनिट्स। यस क्लियर सर। है यहाँ तक? तो सर अगर इन दोनों का टोटल करूं तो कितना होता है? 990 यूनिट्स होगा क्या? यस सर। जबकि मैंने इनपुट ही कितना करा था? 920 यूनिट्स। और आउटपुट कितना बैठ रहा है टोटल मिला करके? अगर ओवरऑल देखें तो 990 यूनिट्स हो रहा है कि, जिसमें से 90 यूनिट्स तो क्या हो गई? मेरी खराब हो गई है। तो नहीं, तो हमारा क्या होगा? एबनॉर्मल गेन होगा या एबनॉर्मल लॉस होगा बेटा? एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन होगा। कितना? 990 यूनिट्स माइनस 920 यूनिट्स, that is 70 units. Is it clear? यस। यस सर। अब आगे चले हम। तो सबसे पहली चीज तो हमारा ये निकाल दिया उन्होंने, यूनिट कैलकुलेशन 920 यूनिट्स का हमने इनपुट किया था। गुड आउटपुट था कितना? 900 का। नॉर्मल लॉस हो गया 90 का।
तो आपका एबनॉर्मल गेन हो गया कितना 70 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर बेटा। अब हमें सर वही ये प्रोसेस, हाँ बोलो। सर ये 70 यूनिट का गेन कैसे हुआ, मतलब 20 का हुआ ना गेन तो। क्यों 70 तो आ रहा है अपना, टोटल 990 यूनिट्स का हुआ था ना, जिसमें से 920 यूनिट्स आपने इनपुट करी थी, हाँ तो 990 माइनस 920 70 तो हो रहा है बेटा। नहीं, वो मैंने ऐसे मान लिया कि नॉर्मल लॉस के बाद 900 यूनिट्स बची हुई है और इनपुट टोटल 920 का। टोटल मिला करके आपकी 90 यूनिट्स तो खराब हो गई, तो आपने टोटल बना तो आपका कितना था, 990 यूनिट्स बनी थी ना बेटा। हाँ। तो 990 यूनिट्स बनी, जबकि आपने इनपुट कितना करा था 920 यूनिट्स का, तो 70 यूनिट्स का आपको फायदा हुआ है ना। यस सर। क्लियर है बात यहाँ तक। यस सर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट बनाना है। अब हम सेकंड पॉइंट में क्या बनाते हैं, पहले प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट कैसे बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वही हमारा इनपुट दे रखा था फ्रॉम प्रोसेस वन। प्रोसेस वन से हमारा इनपुट दे रखा था 920 यूनिट्स और 1,10,400। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है बेटा। फिर आपने मटेरियल लगाया कितना 20,600, वो मेंशन कर दिया। फिर कन्वर्जन का हुआ कितना 35,000। इज इट क्लियर। यस सर। इसके बाद में फिर हमने आउटपुट, आउटपुट कितना आया था हमारा 900 यूनिट्स का आया था क्या, तो आउटपुट आ गया हमारा कितना 900 यूनिट्स का। सर अमाउंट कैसे निकला वो भी हम बाद में देखते हैं। नॉर्मल लॉस हमारा हुआ था कितनी यूनिट्स का, 90 यूनिट्स का, तो 900 और 90, 990, 990 में से 920 लेस किया था, एबनॉर्मल गेन हो गया कितना 70 यूनिट्स का। इज इट क्लियर। तो सर ये बैलेंसिंग फिगर से भी निकल सकता है। हाँ बिल्कुल बेटा, बैलेंसिंग फिगर से भी निकल सकता है। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है क्या, अभी अमाउंट कैलकुलेट करना बाकी है। क्लियर बेटा। यस। अब हमें यस सर। क्वेश्चन के अंदर स्क्रैप वैल्यू बोला हुआ था क्या, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू क्या रहती है, जीरो एंड हैज नो स्क्रैप वैल्यू लिखा हुआ है। यस सर। तो स्क्रैप वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो नॉर्मल लॉस 90 यूनिट्स की रेट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी क्या बेटा। यस सर। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट कैसे करोगे बेटा, टोटल हमारा खर्चा कितना हो चुका है 1,10,400, तो मेरी स्टार्टिंग में रखा हुआ था एक्सपेंसेस। फिर 20,600 का और हो गया, फिर 35,000 का और हो गया। इज इट क्लियर। यस सर। डिवाइडेड बाय कितनी यूनिट्स का करोगे, 900 माइनस स्क्रैप। क्या पढ़ा था अपन ने स्टार्टिंग में, एक्सपेक्टेड आउटपुट से डिवाइड करते हैं क्या बेटा। यस सर। एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे निकलता है, टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। तो बेटा इनपुट कितनी यूनिट्स का करा था आपने, 920। और लॉस, 920। नॉर्मल लॉस कितनी यूनिट्स का हुआ था, 90। 90। 90 का। 920 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 920 माइनस 90 830। 830। तो डिवाइड किससे करोगे, 830 से करोगे क्या बेटा, गेटिंग माय पॉइंट, यस सर। है ना। अपन ने पढ़ा था ना बेटा स्टार्टिंग में, एक्सपेक्टेड आउटपुट से डिवाइड करता है, एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे निकलता है, इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, यही फॉर्मूला पढ़ा था बेटा अपन ने। तो वो यस चीज सर। हम अप्लाई करेंगे, सॉल्व करो देखिए कितना आ रहा है, 200। 200, 200। 200 पर यूनिट। इज इट क्लियर, नीरव एंड हिमांशु दोनों को बेटा। यस सर। तो 200 पर यूनिट हमारा निकल गया, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 900 इंटू 200, 1,80,000, और एबनॉर्मल गेन के में आ जाएगा 70 इंटू 200, 14,000, और जिसमें आपका प्रोसेस अकाउंट बन गया। क्लियर। यस। अब क्या क्या बोला उन्होंने, हमें प्रोसेस टू कॉस्ट अकाउंट बनाना था, तो प्रोसेस अकाउंट हमने बना दिया। उसके अलावा बोला था उन्होंने कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो वो कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाल दी 200 पर यूनिट। अब इसके बाद में उन्होंने क्या बोला है बेटा, स्क्रैप अकाउंट बनाना और एबनॉर्मल गेन और लॉस अकाउंट बनाना है। तो स्क्रैप अकाउंट की अगर हम बात करें, तो स्क्रैप अकाउंट बना देते हैं। सर स्क्रैप अकाउंट के अंदर नॉर्मल लॉस हुआ था कितनी यूनिट्स का, 90 यूनिट्स का, और एबनॉर्मल गेन हुआ था हमें कितनी यूनिट्स का,
70 यूनिट्स। 70 units. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा कि 20 यूनिट्स का स्क्रैप, है ना बेटा। यस इसका सर। वैल्यू कुछ दे रखा है क्या, जीरो, अमाउंट कुछ आएगा ही नहीं, जीरो आ जाएगा क्या बेटा। यस सर। फिर इसके बाद में हमें एब्नॉर्मल गेन अकाउंट बनाना है। एब्नॉर्मल गेन अकाउंट के अंदर लॉस कितना हुआ था हमें, 70 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ 200, 14,000 आपने बेच, स्क्रैप वैल्यू कुछ दे नहीं रखा 70 का, 40 जीरो से करेंगे तो जीरो, पीएनएल में लॉस आ जाएगा आपका कितना, 14,000, पूरा का पूरा पीएनएल में चला जाएगा। क्लियर है पॉइंट ये। Yes, sir. Yes, sir. यस। ये हमारा जिसमें एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया, सब्सिक्वेंट प्रोसेस। इसी के बाद में फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है बेटा, कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है तो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने जितना इनपुट किया था उसमें से कुछ प्रोडक्ट तो क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। समटाइम्स इट may happen that out of input material there is some good output, कुछ तो अच्छा आउटपुट है, एंड some goods not completed, और कुछ गुड्स पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होते हैं। इज इट क्लियर। तो वो जो गुड्स हैं जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं, नॉन एज WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। इज इट क्लियर। यस सर। तो बेसिकली Yes, क्या sir. होता है, at the end of the accounting period we may have two types of output from the process। दो तरह के हमारे आउटपुट्स हो सकते हैं, फुली कंप्लीटेड गुड आउटपुट, जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं गुड आउटपुट, एंड द सेकंड वन इज आउटपुट दैट हैज नॉट येट बीन फिनिश्ड, ऐसा आउटपुट जो अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। दिस पार्शियली कंप्लीटेड आउटपुट इज नोन एज वर्क इन प्रोग्रेस। और वो जो पार्शियली कंप्लीट हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। अब अगर हम वर्क इन प्रोग्रेस की में अगर हम बात करें बेटा, तो पॉइंट सुनना, if we compare the value of 1 unit of WIP with the value of 1 unit of good output, भाई जो प्रोडक्ट आपका बेटा अभी आधा कंप्लीट हुआ है और जो प्रोडक्ट आपका पूरा कंप्लीट हो गया, तो दोनों की कॉस्ट में वेरिएशन आएंगे नहीं आएंगे। यस सर। Yes, sir. पूरा कंप्लीट हो गया तो उसमें कॉस्ट भी पूरी लग गई होगी, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट ज्यादा रहेगी। और जो अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसमें कॉस्ट भी अभी कम लगी होगी, तो उसकी कॉस्ट कम आएगी नहीं आएगी। Yes, sir. तो वही चीज यहाँ पर बोल रहे हैं, इफ वी कंपेयर द वैल्यू ऑफ 1 unit of WIP with the value of 1 unit of good output, then the value of unit of the WIP will be less than the value of 1 unit of good output। This is because WIP is only partially completed, क्योंकि जो WIP है उसकी वो क्या हुआ है, partially complete हुआ है। आगे बात समझ में आता है। यस सर। पार्शियली कंप्लीट हुआ है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, तो टू मेक कंपैरिजन इजियर, तो हमें कंपैरिजन इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पार्शियली कंप्लीटेड यूनिट्स होती हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, इक्विवेलेंट पूल यूनिट्स के अंदर। किसमें कन्वर्ट किया जाता है बेटा, WIP वाली जो यूनिट्स होती है, जो पार्शियली कंप्लीटेड यूनिट्स है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इक्विवेलेंट पूल यूनिट्स में। देन पार्शियली completed units converted into equivalent pool units। Is it clear? ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा।
सर इक्विवेलेंट होल यूनिट्स कैसे निकलती है वो भी हम देखते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स आर द नॉशनल होल यूनिट्स, जो एक माना जाता है भाई, तो क्या आपका इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया है तो भाई उसमें से 60%, जैसे सपोज मान लो आपने 100 यूनिट्स इनपुट करी थी, उसमें 60% कंप्लीट हो गई, तो हम ये मान लेते हैं ना, तो क्या आपकी 60 यूनिट्स कंप्लीट हो गई है। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि यस सर। आपका जितना पोजीशन कंप्लीट हो गया उतना ही हम क्या मान लेते कंप्लीट हो गई है यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स आर द नॉशनल होल यूनिट्स व्हिच रिप्रेजेंट इनकम्प्लीट वर्क and which are used to apportion cost between the WIP and completed output. It is necessary to establish the degree of completion for WIP. और हमें WIP के लिए उसका completion का परसेंटेज पता होना जरूरी है, भाई आपका कितना पोर्शन परसेंटेज कंप्लीट हो गया है, उसी बेसिस पर कैलकुलेशन होती है। तो देखो जैसे इसका इलस्ट्रेशन नंबर 7, इसके अंदर क्या बोला है ध्यान से सुनना। Suppose that we have the following account for process 2 for the period 9. प्रोसेस मटेरियल अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट के अंदर मटेरियल दे दिया, कितना इनपुट किया था आपने 1000 यूनिट्स, 6200 की। इसके अलावा आपने लेबर और ओवरहेड का लगा कितना 2850। फिनिश्ड गुड्स आपका हुआ था बेटा कितना 800 यूनिट्स का, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी था कितना 200 यूनिट्स का, मतलब कि जो पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ था कितनी यूनिट्स थी वो 200 यूनिट्स। आगे क्या बोला उन्होंने, अज्यूम दैट क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इज 100% कंप्लीट इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल, मतलब कि मटेरियल से रिलेटेड 100% कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि मटेरियल का 100% उसमें जो सामान लगना था वो ऑलरेडी हम इश्यू कर चुके हैं क्या, तो मटेरियल का मैं 100% कॉस्ट इंक्लूड कर दूंगा क्या बेटा, मटेरियल की जब कॉस्ट निकालूंगा तो उसमें 100% इंक्लूड कर दूंगा क्या। यस सर। और क्या बोला, एंड 25% कंप्लीट फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स, जो लेबर और ओवरहेड्स है उसका कितना परसेंट पोर्शन कंप्लीट हुआ है अभी 25%, तो उसके अंदर हम जब इंक्लूड करेंगे तो वो कितना पोर्शन लेंगे, 25% ही लेंगे क्या लेबर और ओवरहेड का। yes sir, अब आपसे पूछा उन्होंने कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, कैसे निकाला जाएगा बेटा, हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालनी है, ध्यान से समझना, इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालनी है, मैं तो इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे निकालेंगे बेटा, फिनिश्ड आउटपुट था हमारा कितना 800 यूनिट्स का, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी था 200 यूनिट्स का, टोटल हो गया कितना 1000 यूनिट्स। फिनिश्ड आउटपुट था 100% कंप्लीट हो चुका है क्या बेटा, फिनिश्ड आउटपुट तक 100% कंप्लीट, तो जो yes मटेरियल sir, उसका भी 100% ले लेंगे क्या यूनिट्स, 800 यूनिट्स का आपने इनपुट किया था, मटेरियल 100% यूज हो चुका है, तो मटेरियल के लिए भी 100% ले लिया हमने 800 यूनिट्स। जो लेबर वगैरह थी, लेबर वगैरह का कितना परसेंट का पोर्शन कंप्लीट हो गया, उसका भी 100% पोर्शन कंप्लीट हो गया, तो लेबर का भी हमने 100% ले लिया 800 यूनिट्स। इज इट क्लियर फर्स्ट पॉइंट? यस सर। yes sir, जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी था वो कितना था 200 यूनिट्स, उसमें मटेरियल से रिलेटेड आपका कितना परसेंट पोर्शन कंप्लीट हो गया है बेटा, 25। मटेरियल से रिलेटेड 100%, 100%। तो 100% ले लिया, 200 से का 100% कितना हो जाएगा 200 यूनिट्स। और लेबर और ओवरहेड्स के अंदर कितना पोर्शन कंप्लीट हुआ था 25% कंप्लीट हुआ था क्या, yes sir, यस सर। 100 का 25% कितना होगा 50 यूनिट्स। तो हम जब इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालेंगे लेबर और ओवरहेड्स के लिए कितनी लेंगे 850 यूनिट्स नॉशनल यूनिट्स, भाई तो कि कितना पोर्शन कंप्लीट हो गया 850 यूनिट्स का लेबर और ओवरहेड्स के लिए, और मटेरियल के लिए कितना पोर्शन कंप्लीट हो गया है 1000 यूनिट्स। आगे ये बात समझ में आता है, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो जब भी इक्विवेलेंट यूनिट्स हमें फाइंड आउट करनी होती है तो हमें ये देखना होता है कितना परसेंट पोर्शन कंप्लीट हो गया है। जिस चीज का 100% पोर्शन कंप्लीट हो गया उसका तो पूरा पूरा ले लेंगे, और जिस चीज का अगर 100% से कम कंप्लीट हुआ है तो उसका उतना परसेंटेज ही हम यूनिट्स में कंसिडर करते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ तक नीरव एंड हिमांशु? यस yes सर। sir, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स की बात हो गई, अब उन्होंने उसी बेसिस पे क्या किया है, तो देखो हमारी कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाली है ये एक बार समझ लो, नहीं आएगा मैं कल फिर वापस से बता दूंगा, एक बार समझा रहा हूँ टेंशन मत लेना, इसको फिर वापस से मैं रिपीट करूंगा, अभी एक बार में पूरा 100% क्लियर नहीं हो पाएगा ये। तो इक्विवेलेंट यूनिट से हमें कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकालनी है, तो हमारा मटेरियल से रिलेटेड अभी तक कितना खर्चा हो गया था बेटा, मटेरियल से रिलेटेड अभी तक हमारा कितना एक्सपेंसेस हो गया था 6200, और मटेरियल का हमें कितनी 100% पोर्शन कंप्लीट हो गया था बेटा,
तो मेटल के Yes, sir. कितने यूनिट्स लेंगे? 1000 यूनिट्स। तो देखो मेटल का आपका टोटल एक्सपेंसेस दे रखा था कितना? 6200। 6200 लिखा कॉस्ट इनकर्ड इन द ईयर 6200। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी थी? 1000 यूनिट्स। तो कॉस्ट पर यूनिट आ गया कितना आपका? 6.20। इज इट क्लियर? मटेरियल से रिलेटेड। यस Yes, sir. लेबर एंड ओवरहेड्स का आपका खर्चा दे रखा था कितना? 2850। सर कहाँ लिखा हुआ? ये लिखा हुआ 2850। और लेबर और ओवरहेड्स का कितना पोर्शन कंप्लीट हुआ था? हमारी इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी निकली थी? 25%। 25%। तो 200 का 25% 50 और प्लस 800, 850 यूनिट्स आया था क्या बेटा? यस सर। तो 2850 डिवाइडेड बाय 850 कितना हो गया? 3.3529 डॉलर पर लेबर चार्जेस, पर यूनिट लेबर चार्जेस। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब हमें हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट्स निकल गई और पर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स भी हमने निकाल दी। अब हमें वही निकालना है भाई हमारा खर्चा कितना कितना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करें बेटा मटेरियल से रिलेटेड। आपकी 800 यूनिट्स पूरी तरह से फिनिश्ड थी। तो एक यूनिट का रेट कितना है? 6.20। कहाँ निकाला था हमने? ऊपर। तो 800 इंटू 6.20 4960। ये हो गई बात। लेबर और फिर उसके अलावा गुड आउटपुट, ये क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी था 200 यूनिट्स, उसका भी आपका पूरा मटेरियल यूज हो गया था। तो 200 इंटू 6.20 1240। तो मटेरियल का टोटल खर्चा हो गया आपका कितना? 6200। ये हमारी बात हुई है किसकी? मटेरियल की। टोटल ओवरऑल मिलाकर के खर्चा कितना हुआ है? 6200। अलग अलग हमने उसको कैलकुलेट कर दिया। फिनिश आउटपुट से रिलेटेड कितना, डब्ल्यूआईपी से रिलेटेड कितना है। लेबर ओवरहेड से रिलेटेड हम बात करें 800 यूनिट्स और पर यूनिट का कितना था? 3.3529। मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आपका कितना? 2682। इज इट क्लियर? और 50 यूनिट्स आपकी थी। 50 यूनिट्स कौन सी थी? इक्विवेलेंट यूनिट्स का। तो 50 इंटू 3.3529 168। दोनों को ऐड कर देंगे बेटा। मेटल का खर्चा 4960 प्लस लेबर ओवरहेड से रिलेटेड हुआ कितना? 2682। दोनों मिलाकर के फिनिश आउटपुट का आ गया कॉस्ट कितना? 7642। और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का आ जाएगा कितना? 1408। और टोटल हो गया 9050। सर ये हम क्या कर रहे हैं पूरी कैलकुलेशन बेटा? जब अगर डब्ल्यूआईपी आ जाता है, पूरा प्रोडक्ट प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं होता है, तो वहां पर हमें डब्ल्यूआईपी कैलकुलेट करना होता है। और डब्ल्यूआईपी जब कैलकुलेट करना होता है तो सबसे पहले तो हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड आउट करनी होती है। इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड आउट होने के बाद में फिर हमें कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकालनी होती है। और कॉस्ट प्राइस पर यूनिट निकालने के बाद में हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी उसकी ओवरऑल कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। Yes, sir. इस क्वेश्चन को पूरा वापस से करोगे तब जाकर के चीजें क्लियर हो पाएगी। अब हमें वही प्रोसेस अकाउंट बनाना है स्टेप नंबर 4 के अंदर। तो प्रोसेस अकाउंट जब हम बनाएंगे तो मटेरियल हमने इनपुट किया था 1000 यूनिट्स का 6200। लेबर का हमारा लगा था कितना? 2850। फिनिश्ड गुड्स था हमारा कितना? 800। और उसका टोटल कितना बैठ रहा था? 7642। वो हमने मेंशन कर दिया वर्किंग नोट से। 7642 सर ये ऊपर निकाला था 7642। और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट बैठ रहा था कितना? 1408। वो ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, वो मेंशन कर दिया। टोटल लगा देंगे जिसमें आपका प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। मैं फिर वापस से बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? इन केस ऑफ डब्ल्यूआईपी, जब भी अगर आपका डब्ल्यूआईपी का केस आएगा, सबसे पहले तो आप इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड आउट करें। फिर कॉस्ट प्राइस पर इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट प्राइस निकल गई हमारी। और फिर उसके बाद में वही हमें इवैल्यूएशन करना होगा। फोर्थ पॉइंट प्रोसेस अकाउंट। आगे बात समझ में आया? यस सर। इस क्वेश्चन पे एक बार पूरा वापस से करोगे तब जाकर के क्लियर हो पाएगा। अभी डाउट आएगा इस क्वेश्चन को मैं कल एक बार फिर वापस समझा दूंगा, टेंशन मत लेना, आराम से आ जाएगा समझ में। इसी के बेसिस पर आपको एक्टिविटी नंबर 4 दे रखी है, ये आपको करके देखनी है। एक्टिविटी नंबर 4।
और सेम एज इट इज एक्टिविटी नंबर 5 दी है, जिसके अंदर हमें क्या बोला है, इक्विवेलेंट यूनिट्स हमें फाइंड आउट करनी है, तो कि इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी है। ये दोनों क्वेश्चन आपको करके देखने हैं, एक्टिविटी नंबर 4 और 5। एक्टिविटी नंबर 4 और 5 आपको करके देखना है, नहीं आता है तो कल मैं बता दूंगा। ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. फिर इसके बाद का बाकी का अपन कल स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 6 से। तो आज का आपको एक्टिविटी नंबर 4 और 5 तक का पोर्शन कंप्लीट करना है, फिर बाकी का हम कल करते हैं। एक या दो लेक्चर में अपनी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, बाकी का कल करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, ओके sir. सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।